हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सीटेट मंत्रा पर। और आज फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे सीटेट को क्रैक करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी। ठीक है, देखिए दोस्त, किसी भी काम को अंजाम देने के लिए, उस काम को शुरू करने के लिए, ठीक है, एक मजबूत रणनीति की आवश्यकता होती है। ठीक, और आज हम सीटेट के लिए इसी रणनीति का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, एक प्यारे से कोट के साथ अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। द एसेंस ऑफ स्ट्रेटजी इज चूजिंग व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, देखिए इसका मतलब ये होता है कि एसेंस का मतलब होता है सार। ठीक, कि रणनीति का सार यह चुनना है कि क्या नहीं करना है। ठीक, कि मतलब रणनीति हमें यह बताती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। जब हम यह सीख जाएंगे कि हमें क्या नहीं करना है, तो ऑटोमेटिकली हमें यह पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है। ठीक, तो देखिए दिया हुआ है कि थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट सीटेट। ठीक है, सबसे पहले हमें देखेंगे कि जो सीटेट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, पहले हम उनको जान लेंगे, सीटेट के बेसिक्स को समझ लेंगे। ठीक है, कि हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जानना ज़रूरी होती हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। पहला दिया हुआ है आपका, यहाँ देखिए कि आपका जो सीटेट है, वो सीटेट एग्ज़ाम है, वो 150 मार्क्स का होता है। मतलब 150 मार्क्स का होता है। और आपका इसमें क्या होता है, 150 मार्क्स का एग्ज़ाम है और इसमें 150 क्वेश्चंस भी होते हैं। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन बराबर 1 मार्क। ठीक, आपको एक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलता है। ठीक है, दूसरा देखिए, टाइम आपको 2.5 घंटे का पूरा समय मिलता है इस प्रश्न पत्र को करने के लिए। ठीक, तीसरा देखिए, नो निगेटिव मार्किंग टिल द डेट। मतलब आपके सीटेट के एग्ज़ाम में अब तक, ठीक है, कभी भी निगेटिव मार्किंग नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी हो भी नहीं रहा है। ठीक, अभी इसका कोई प्रावधान सीबीएसई ने नहीं किया है निगेटिव मार्किंग का। ठीक, तो आपका जो पेपर है ये पूर्णतः निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स देखते हैं। आपका जो देखिए जनरल कैटेगरी है, सामान्य वर्ग है, उसके लिए मिनिमम, ठीक, कम से कम 90 अंक प्राप्त करने होते हैं इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। और आप यदि ओबीसी और एससी या एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको चाहिए कितना, 82 नंबर। ठीक है, आपको 82 चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पर समझाया हुआ है। देखिए एग्ज़ाम पैटर्न आपका, देखिए सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी। ठीक, बाल विकास और शिक्षा साथ। इसमें आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 30 प्रश्नों के लिए आपको कितने अंक मिलते हैं, 30 अंक मिलते हैं। ठीक, मैथ में भी, आपके गणित में भी 30 प्रश्न के लिए आपके 30 अंक मिलते हैं। मतलब एक प्रश्न बराबर आपका 1 अंक। ठीक है, एक प्रश्न आप सही करेंगे तो आपको 1 अंक मिल जाएगा। और यदि आप एक प्रश्न गलत भी करते हैं तो उसके लिए कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक, ईवीएस देखिए, इन्वायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन, इसमें भी आपको 30 प्रश्न मिलते हैं और 30 प्रश्न के लिए आपके 30 अंक निर्धारित हैं। ठीक, लैंग्वेज देखिए, L1 आपको देखिए फ्रेंड्स, सीटेट के एग्ज़ाम में आपको भाषा चुनने के लिए, ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा अवगत होना होगा। ठीक, यहाँ पे 2 भाषा ली जाती है, एक आपका L1 और L2। ठीक है, L1 में ही आपका देखिए 30 प्रश्न इसमें भी होता है और इसके लिए भी 30 अंक निर्धारित होते हैं। और L2 में भी आपका 30 प्रश्न होता है और इसके लिए भी 30 अंक निर्धारित किए होते हैं। लेकिन देखिए दोस्त, बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर हैं, वो क्या गलती कर देते हैं, वो L1 और L2 का मतलब नहीं समझ पाते। ठीक है, देखिए जो आपका L1 है, ठीक, L1 आपको हमेशा ऐसे लैंग्वेज को चूज करना है कि जिस पे आपकी क्या हो, पकड़ हो। ठीक, जैसे यदि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, राजस्थान से हैं, मतलब किसी हिंदी भाषी राज्य से हैं, तो आपको, मेरे हिसाब से आपका जो L1 है, पहला लैंग्वेज है, वो आपको हिंदी चूज़ करना चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ हिंदी लिखा भी हुआ है, क्योंकि आप अपने जन्म से अब तक ही हिंदी में सारी बातें करते आ रहे हैं, हिंदी पे आपका पकड़ अच्छा होगा। जो आपका L1 है ये थोड़ा कठिन आता है। ठीक, और हम कठिन तभी चूज करेंगे जो कठिन हमको आता होगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि L1 में हमको हिंदी पे हमारा पकड़ है और हम इंग्लिश चूज कर ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं। और L2 क्या होता है दोस्त, L2 जो है वो थोड़ा आसान होता है, L1 की अपेक्षा L2 थोड़ा आसान होता है। ठीक, लेकिन L2 में भी हमें ऐसे ही सब्जेक्ट को चूज करना है कि जो हमें आता हो। ठीक, हाँ, L1 से कम आता हो लेकिन आता हो। ठीक है, तो आपको जब भी फॉर्म भरना है आपके परीक्षा का, तो L1 में, ठीक है, उसी लैंग्वेज को चूज करना है जिसपे आपकी अच्छी पकड़ हो। ठीक, जो आपको बढ़िया से समझ में आती हो।
ठीक है, जिसमें आप पारंगत हो, ठीक। और L2 उसके बाद की जो आपकी भाषा होगी उसमें आप, ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ इंग्लिश और संस्कृत लिखा हुआ है तो यही दो है, बहुत सारे आपके लैंग्वेज हैं, ठीक है। असमिया, कन्नड़, उर्दू, गुजराती, आप कोई भी चूज करते हैं, ये आपके ऊपर। और L1 में भी आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे स्ट्रेटजी चार्ट बनाया हुआ है मैंने, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समझने, पेपर क्रैक करने के लिए इसे समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। यदि आप इस चार्ट को समझ लेंगे तो आपका दोस्त 60% काम हो जाएगा, ठीक है। आप 60% इस चार्ट को समझते ही पेपर में अपने आप को, मान लीजिए कि पेपर को आप उत्तीर्ण कर लेंगे, क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है, यदि आप इस चार्ट को समझ लेते हैं, ठीक। पहले देखिए दिया हुआ है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी। देखिए दोस्त, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, ठीक है। देखिए ये दो चीजें हैं, ठीक। एक आपका है, इसमें देखिए CDP कहने के लिए तो मिला के एक कह देता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी, लेकिन ये दो चीजें इसमें निहित होती हैं, ठीक। एक होता है आपका बाल विकास, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है चाइल्ड डेवलपमेंट, और आपका दूसरा होता है पैडागॉजी। तो देखिए यहाँ पे आपका बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट से 15 अंक आते हैं। 15 अंक का मतलब आपका 15 क्वेश्चन भी आता है, और आपके पैडागॉजी से भी 15 अंक आते हैं, और 15 अंक का मतलब है कि यहाँ पे भी आपका 15 क्वेश्चन आता है, ठीक। तो 15 क्वेश्चन आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास से, और 15 क्वेश्चन आपका पैडागॉजी, शिक्षण शास्त्र से, ठीक है। यहाँ से 15 क्वेश्चन आते हैं, बराबर आपका कितना हो जाता है, 30 क्वेश्चन CDP से हो गया, ठीक। अब आइए मैथ देखिए। मैथ में आपका, मैथ में भी देखिए दो पोर्शंस हो जाते हैं, ठीक। पहला पोर्शन आपका कैलकुलेशन का हो जाता है, और दूसरा पोर्शन आपका पैडागॉजी का हो जाता है, ठीक। पैडागॉजी से हमारा तात्पर्य कि मैथ पैडागॉजी से, ठीक है। तो कैलकुलेशन में भी आपके कितने, 15 मार्क्स, मतलब 15 अंक का आपका कैलकुलेशन होता है, और 15 मार्क्स के लिए आपके 15 क्वेश्चन वहाँ पे दिए होते हैं। और कैलकुलेशन को समझिए, कैलकुलेशन से हमारा मतलब है कि जोड़ घटाना गुणा भाग, जहाँ पे आप सवालों को लगाएंगे। और पैडागॉजी से मतलब है कि आप मैथ का शिक्षण कैसे करेंगे, ठीक है। मैथ शिक्षण आपको अपनी कक्षा में कैसे करना है, उसके संबंध में आपके पैडागॉजी से प्रश्न दिया होता है, ठीक। तो 15 आपके यहाँ से, 30 आपके यहाँ से हो गए, ठीक है। फिर देखिए ईवीएस में आपका फिर यहाँ पे वही बात है, 15 क्वेश्चन में दो पोर्शन बटा होता है। आपका जो पहला पोर्शन होता है वो आपका कंटेंट होता है। कंटेंट मतलब जो आपके एनसीईआरटी है ईवीएस की, पर्यावरण अध्ययन की, जो आपके एनसीईआरटी है कक्षा 5 की लेवल की, उसके कुछ प्रश्न होते हैं जो कि आपसे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे एनसीईआरटी से। और आपके फिर क्या है, दूसरे पोर्शन में आपसे पैडागॉजी पूछा जाएगा, जो कि ईवीएस का पर्यावरण का शिक्षण शास्त्र होगा, वो भी 15 अंकों का होगा, ठीक है। तो भी आपका 15 30 हो जाएगा। तीसरा देखिए L1 में देखिए दोस्त, आपके 15 मार्क आएंगे, जो कि पैसेज और पोयम, मतलब गद्य और पद्य से होंगे, ठीक है। आपको गद्य और पद्य के माध्यम, आपको गद्य एक दे दिया जाएगा और एक पद्य दे दिया जाएगा, दोनों को पढ़ के आप उत्तर देंगे, और वहां से भी आपके 15 नंबर आते हैं, ठीक है। मतलब 15 क्वेश्चन आते हैं जिनके लिए 15 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक। अब 15 क्वेश्चन आपके कहाँ से होंगे, पैसेज और पोयम, मतलब गद्य और पद्य से। और देखिए तो दोस्त, गद्य और पद्य, ठीक है, ये यहाँ पे आपसे दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आपका पूछा जाता है कि जहाँ पे आपके पठन कौशल को चेक करता है कि क्या आप उस गद्य को पढ़ के उसके सार को समझ पाए हैं, जिससे आप उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। और आपका जो दूसरे टाइप का प्रश्न होता है वो ये होता है कि आपके व्याकरण से संदर्भित कुछ प्रश्न दे देगा। जैसे आपके गद्य से ही कोई आपका शब्द उठाएगा और उस शब्द में कोई प्रत्यय पूछ लेगा, उपसर्ग पूछ लेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके दो तरह के प्रश्न बनेंगे। जो पहला एक होगा, इसमें आपकी तार्किक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आपका पठन कौशल, ये देखा जाएगा। और दूसरे तरह के प्रश्न में आपका व्याकरण देखा जाएगा, ठीक है, कि आपके व्याकरण पे पकड़ कैसी है, ठीक। तो 15 नंबर आपके यहाँ से हो गए। और फिर आपकी भाषा की जो पैडागॉजी होगी, ठीक है, आप हिंदी लेते हैं, संस्कृत लेते हैं, जो भी लेते हैं उसकी पैडागॉजी होगी उस विषय की, ठीक। वहाँ से आपको कितना मिलेगा, 15 अंक मिलेगा। तो ये भी 15 30 हो जाएंगे। फिर लैंग्वेज 2 देखिए, लैंग्वेज 2 में भी वही बात है, लेकिन लैंग्वेज 2 में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है कि लैंग्वेज 2 में आपका पोएम नहीं आता है। पोएम मतलब कविता नहीं आएगा, यहाँ पे केवल आपको गद्य आएगा, पैसेज आएगा और 2 पैसेज आएगा, ठीक है, जहाँ से आपके लिए 15 अंकों का प्रावधान किया गया है। और 15 अंकों में आपका फिर वही हो जाएगा कि कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे जहाँ पे आपकी तार्किक क्षमता, पठन कौशल को देखा जाएगा कि आप अर्थ ग्रहण कितने अच्छे से कर पाते हैं, और कुछ प्रश्नों में आपके व्याकरण की
आपके व्याकरण विकास को चेक किया जाएगा कि आपको कितना व्याकरण आता है, ठीक। और फिर वहीं दूसरी ओर आपका 15 प्रश्न आ जाएगा किसका, भाषा शिक्षण का, लैंग्वेज पेडागोजी का आ जाएगा, जहां से आपको 15 अंक मिलेंगे, ठीक। तो देखिए आपका जो सिलेबस है देखिए दो भागों में बट गया, ठीक। एक आपका क्या होगा कि मेन कंटेंट जो पढ़ना है, और एक हो गया पेडागोजी, ठीक। आप देखेंगे कि पेडागोजी आपका सब में क्या है, कॉमन है, ठीक है। यहाँ देखिए सीडीपी में भी पेडागोजी कॉमन है, मैथ में भी पेडागोजी कॉमन है, ईवीएस में भी पेडागोजी कॉमन है, लैंग्वेज में भी पेडागोजी कॉमन है, लैंग्वेज 2 में भी पेडागोजी कॉमन है, ठीक। मतलब आपके जो पांचों पोर्शन है वो सभी में आपका पेडागोजी क्या किया हुआ है, कॉमन कर दिया है, ठीक है। अब आप ये सोचेंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट के पेडागोजी में अंतर होता है, मैथ के पेडागोजी में अंतर होता है, ईवीएस के पेडागोजी में अंतर होता है, और आपके भाषा के पेडागोजी में अंतर होता है। देखिए दोस्त, अंतर होता है, ठीक है, लेकिन जो आपके पेडागोजी का स्पिरिट है, ठीक, स्पिरिट का मतलब जो आपके पेडागोजी का मूल तत्व है, ठीक, जो पेडागोजी के प्रश्नों से आपका क्या जांचा जाता है, यही जांचा जाता है कि आपका शिक्षण कितना कुशल है, ठीक है। तो आपका शिक्षण देखिए दोस्त हर विषय में, ठीक है, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट में भी आपका वही पेडागोजी होगा, वही पेडागोजी आपका कैलकुलेशन में भी होगा। जैसे आप अगर उनके भाव को समझ गए हैं, ठीक, आपके अंदर पेडागोजी का संप्रत्यय विकसित हो गया है, उसके कॉन्सेप्ट का निर्माण हो गया है, तो आप सारे पांचों जो टॉपिक्स हैं उस सारे पांचों टॉपिक्स के पेडागोजी को सॉल्व करने में आसानी समझेंगे। और आपका जो सीडीपी का है वो कैलकुलेशन आपके मैथ वाले में पेडागोजी हेल्प करेगा, एक दूसरे में मतलब हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आपका 75 नंबर कहाँ से है, पेडागोजी से। एक चीज़ आप समझ गए होंगे कि अगर पेडागोजी अच्छे से, ठीक है, प्रिपेयर कर लिया जाए, आपके तो 75 नंबर यहीं से हो जाते, फिर आपके बचते कितने हैं, 5 80 10 90, ठीक है, आपके बचे कितने, 15 नंबर, ठीक। तो 15 नंबर क्या आप इस पोर्शन से नहीं ला पाएंगे, ठीक। ये जो आपका दूसरा पोर्शन दिया हुआ है पेडागोजी के बाद वाला, क्या यहाँ चाइल्ड डेवलपमेंट, कैलकुलेशन, एनसीईआरटी और ये आपके लैंग्वेज 2 के जो पैसेज और पोएम है वहाँ से 15 नंबर आप नहीं ला पाएंगे। 75 में से माइनस मार्किंग नहीं है, अगर आप गिरते गिरते जाएंगे तो भी आप 15 कर ले जाएंगे, ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है, सबसे ज़्यादा अच्छी पकड़ बनानी है किस पे, पेडागोजी पे, क्योंकि पेडागोजी में क्या है 75 अंक आपके डायरेक्टली पेडागोजी से पूछे गए हैं, ठीक, पूछे जाएंगे। और आपने ये कभी नहीं सोचना है कि मैथ की पेडागोजी अलग होती है, ईवीएस की पेडागोजी अलग होती है। देखिए थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन जो सबका स्पिरिट है, ठीक, जो सबका मूल तत्व है, ठीक, जो आपको भाव समझना है वो आपका क्या है, एक ही है, ठीक है, कि बच्चे को दंडित नहीं करना है, आपको सरल से कठिन की ओर जाना है, बच्चे को पहले उदाहरण प्रस्तुत करना है, फिर आपको विषय वस्तु सिखानी है। तो ये सारी बातें सारे पेडागोजी में अप्लाई होंगी, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो एनसीईआरटी का हो। और आप जब इन पांचों पेडागोजी को पढ़ेंगे, सीडीपी का हो गया, चाहे आपका मैथ का हो गया, ईवीएस का हो गया, तो आप देखेंगे कि आपका मैथ का पेडागोजी जो है वो ईवीएस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ईवीएस का पेडागोजी आपको लैंग्वेज 1 सॉल्व करने में, मतलब एक दूसरे से क्या है, अंतः संबंधित है, आपका सहयोग होगा, ठीक। तो आपको सबसे ज़्यादा पकड़ किस पे बनानी है, मैथ पे बनानी है, ठीक। अब दूसरी ओर आते हैं, देखिए बहुत से लर्नर होते हैं कि जिनका मैथ वीक होता है, ठीक, उनको मैथ में कमजोरी होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं अपने मैथ को लेके। तो देखिए दोस्त, मैथ से बिल्कुल भी नहीं डरना है, ठीक है, नहीं आता मैथ नेचुरल है, ठीक है, सबको सब कुछ नहीं आता है, ठीक। मैथ को एकदम आपको कूल रहना है, ठीक है, थोड़ा सा भी प्रेशर नहीं लेना है कि मुझे मैथ नहीं आता है। देखिए आपके मैथ से अंक कितने आ रहे हैं, बस 15 अंक आ रहे हैं कैलकुलेशन से, ठीक है। मतलब आपका जो 135 नंबर है, मैथ को हटा देंगे तो भी आपके पास कितना बचता है, 135 नंबर बचता है, ठीक है। आप इसमें से जितना चाहें उतना ला सकते हैं, अगर आप मैथ को छोड़ भी देंगे तो भी आपके पास क्या बचता है, 135 नंबर बचते हैं। लेकिन दोस्त, मैं आपको मैथ का कैलकुलेशन वाला पोर्शन छोड़ने के लिए नहीं कहूँगा, इसकी जगह पर ये सुझाव दूंगा कि मैथ में आप प्रीवियस ईयर का पेपर लीजिएगा 3 से 4 साल का, और उसके जो कैलकुलेशन वाला सेक्शन होगा, ठीक है, वहाँ के आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, ठीक। उसमें आप पाएंगे कि हर सेक्शन में 4-5 क्वेश्चन इस तरह के होंगे जो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको यही करना है, उन टॉपिक्स को मजबूत कर लेना है इस कैलकुलेशन वाले पोर्शंस में जिसको आप आसानी से सॉल्व करने, ठीक है। जो कठिन है उसे जाने दीजिए, हमारे पास बस 2 महीने का समय है,
आपका दिसंबर या जनवरी में पेपर हो जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको कैलकुलेशन सीखने पे मेहनत नहीं कर रही है, मात्र 15 नंबर है जिसमें से आप 5 अंक आराम से प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो आपको मैथ के उस टॉपिक पे मतलब काम करना है, ठीक है, जहां आप आसानी से जिसको समझ सकते हैं। जो आपका बहुत टफ है उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास अगर मैथ 15 अंक छोड़ देंगे तो भी 135 यहाँ बचा हुआ है, ठीक। परेशान नहीं होना, स्मार्ट तरीके से काम करना है, ठीक है दोस्त। आज के टाइम में जो स्मार्टली चलेगा वही सक्सेस होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमको मैथ नहीं आता तो हम मैथ को लेके हाय हाय किए हुए हैं। मैथ नहीं आता, कूल नेचुरल, ठीक है, एकदम से कूल रहिए। नहीं आता 15 अंक है, बाकी तो 135 में हम उतने जितना मेहनत हम मैथ के कैलकुलेशन पे करेंगे उतने मेहनत पे तो हम अपने अन्य पोर्शंस को और ज़्यादा मजबूत कर लेंगे। तो आपको मैथ को लेके रोना नहीं है, ठीक। मैथ के कैलकुलेशन में उन टॉपिक्स को तैयार कर लेना है जिनको आप इजीली सॉल्व कर लेते हैं। अगर वो भी नहीं हो पाता है तो वो भी नेचुरल है, ठीक है। आप कूल रहिए, कैलकुलेशन छोड़ दीजिए, ठीक है, लेकिन पैडागॉजी आप भरपूर पढ़ लीजिए, ठीक है। ठीक, आप समझ गए आपके लिए यहाँ क्या इंपॉर्टेंट हो गया। इस चार्ट से आप क्या समझे कि आपको पैडागॉजी पे क्या करना है, एकदम पकड़ बना लेना है। क्यों बना लेना है, क्योंकि आपके 75 अंक यहीं से ही हैं, ठीक है। आपको 75 अंक यहीं से मिलेंगे। और आपके दिमाग में अगर ये चल रहा हो कि हिंदी, आपका हिंदी ईवीएस ये सबके पैडागॉजी अलग अलग हैं, तो देखिए दोस्त, अलग अलग होते हैं ये बात ठीक है, लेकिन ये पांचों आपको एक दूसरे के सीखने में सहायता करेंगे, आपके अधिगम को आसान बना देंगे, ठीक। और आपके दिमाग में जब भी एक बार पैडागॉजी शिक्षण शास्त्र का संप्रत्यय कॉन्सेप्ट विकसित हो गया तो दोस्त आपको पैडागॉजी के प्रश्न सॉल्व करने बहुत ही इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा क्या तैयार करना है, ये आपका पैडागॉजी का सेक्शन सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पैडागॉजी से हैं, ठीक है। आपको 75 नंबर यहीं से आ रहा है, तो पैडागॉजी खूब पढ़ लेना है। और आपका मैथ का जो वीकनेस वाले बच्चे हैं उनके लिए जो बताया उन बातों को ध्यान देना है, ठीक है। और जो आपका यहाँ पे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में थोड़ा क्या कहते हैं, पैडागॉजी तो पढ़ाया ही जाएगा, लेकिन जो व्याकरण के लिए बात है उसके लिए भी मैं एक अलग से क्लास बना दूंगा, जिसमें आपके व्याकरण से बहुत कठिन टॉपिक नहीं आता है लैंग्वेज में, उसको भी हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे किसी दिन, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं और बातें समझते हैं अपने स्ट्रेटजी के बारे में। देखिए, बुक्स, सबका यह प्रश्न होता है कि हमें सीटेट की तैयारी के लिए किस किताब का प्रयोग करना है, ठीक, हम कौन सी बुक लें। और इसके लिए बच्चे ना जाने इंटरनेट पर, गूगल पर, यूट्यूब पर अपने जो साथी संबंधी हैं या जो एग्ज़ाम को पहले से पास कर चुके हैं उनसे प्रश्न करते रहते हैं कि हमें कौन सा बुक पढ़ना है, ठीक। देखिए दोस्त, सबसे पहली बात, आपके लिए किताब इम्पॉर्टेंट होती ही नहीं है, ठीक। अगर आपको सीटेट क्रैक करना है, स्मार्टली क्रैक करना है, तो आपके लिए किताब बनी ही नहीं है। किताब क्यों नहीं बनी है अभी यह भी समझाऊंगा, ठीक है। किताब आपको इसलिए नहीं बनी है क्योंकि आप देखिए, आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। आपके लिए मान लीजिए पियाजे का सिद्धांत है, ठीक, आपको पढ़ना है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो आप किताब से देखकर पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप खुद से पढ़कर कितना समझेंगे, ठीक है। उसमें कई सारे ऐसे मनोविज्ञान के शब्द आपकी किताब में मिलेंगे जिनका अर्थ आप स्वयं से नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जब इसी पियाजे के सिद्धांत को आप किसी टीचर से पढ़ लेंगे, ठीक है, किसी टीचर का वीडियो देख लेंगे, तो ये सिद्धांत आपके लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। क्योंकि जैसे पियाजे ने कुछ शब्दों का प्रयोग किया हुआ है, स्कीमा शब्द का प्रयोग किया है, उसके बाद से आपका एसिमिलेशन शब्द का प्रयोग कर दिया है, एसिमिलेशन का हो गया, डी इक्लिब्रेशन का हो गया, इक्लिब्रेशन का हो गया, ये सब जो वर्डों का प्रयोग किया है इनका अर्थ आप खुद से नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। इसीलिए यदि आप इस थियोरी को किसी टीचर से पढ़ेंगे तो आसानी से, क्योंकि उसके पास क्या है, अब उसके पास क्या है, एक्सपीरियंस है, ठीक, तो आपको आसानी से ये चीज़ें समझा देगा। लेकिन खुद से समझेंगे तो आपको ये चीज़ें समझने में समय लग जाएंगी, ठीक। तो आपको हमेशा किससे पढ़ना है, टीचर से पढ़ना है। किताबों को अकेले लेके बैठ के नहीं पढ़ना है। हाँ, किताब रखिए, ये नहीं कहता हूँ किताब आपको लेना है, किताब रखिए, कहीं फंसिए तो अपने किताब को उठा के वहाँ पे देख लीजिए, ठीक। जैसे टीचर ने कुछ पढ़ाया, वहाँ पे आपको कुछ डाउट हुआ तो आप अपनी एक किताब रखे रहिए, किताब में देख लीजिए। लेकिन किताब से केवल नहीं पढ़ना है, हमको जो भी पढ़ना है किसी टीचर के सहारे पढ़ना है, ठीक, किसी टीचर के माध्यम से पढ़ना है। चाहे आप मुझसे पढ़िए या चाहे आप किसी अन्य चैनल पे पढ़िए, ठीक है, आपको जहाँ अच्छा लगे आप स्वतंत्र हैं पढ़ने के लिए। लेकिन मेरा यही सुझाव रहेगा कि आप खुद से किताब लेके अकेले किसी टॉपिक को समझने का प्रयत्न ना करें, ठीक।
ये आपका क्या करेगा, समय बर्बाद करेगा, ऊर्जा बर्बाद करेगा। ठीक है, आप उसी टॉपिक को आसानी से यूट्यूब पर किसी टीचर से समझिए। ठीक, अब देखिए प्रैक्टिस सेट। देखिए दोस्त, सीटेट के लिए प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, आपको प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये दोनों भरपूर करने हैं। ठीक, आप इसका जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे आपके लिए उतने ज़्यादा फलकारी होंगे। ठीक है, फलदायी होंगे। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस सेट ले लेना है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले लेना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो इससे आपको ये पता चलेगा कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है, और इसको सॉल्व करने से क्या होगा, आपके अंदर प्रश्नों को समझने की क्षमता का वो होगा, विकास होगा। ठीक है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लेने हैं, आपको प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं आप, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, इससे आपका काम चल जाएगा। ठीक, आपको और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आप जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीजिएगा, ठीक है दोस्त, या प्रैक्टिस सेट लीजिएगा, तो एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि वो बाइलिंगुअल हो। बाइलिंगुअल का मतलब वो दो भाषाओं में हो, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में हो, केवल एक भाषा में ना हो। ठीक है, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे अपना पेपर देने, तो वहाँ पे आपका जो प्रश्न होगा, प्रश्न पत्र होगा, वो दो भाषाओं में आएगा। ठीक है, एक तरफ हिंदी दिया होगा, एक तरफ अंग्रेजी दिया होगा, तो हिंदी के कुछ शब्द हमारे लिए वहाँ समझने में कठिनाई करते हैं, और वहाँ और इसी का ही विपरीत होता है कि अंग्रेजी के कुछ शब्द हमें समझने में दिक्कत होती है। तो हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों जब मिला के देख लेते हैं तो वो चीज़ हमें समझ में आ जाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बाइलिंगुअल बुक लेना है। और देखिए सेल्फ मेड नोट। ठीक है, आपको क्या करना है, बुक्स पढ़ने की बजाय, ठीक, आपको किताबें पढ़ने की बजाय क्या करना है, सेल्फ मेड नोट्स पढ़ना है। सेल्फ मेड नोट्स का तात्पर्य कि आपको अगर कोई टीचर यूट्यूब पे, जैसे कुछ दिनों में आपको सीटेट मंत्रा पर यहाँ आपके अपने चैनल पे फ्री नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक है, आप उस नोट्स से भी पढ़ सकते हैं, या आप जो वीडियो देखें उसको पढ़ें, उससे भी आप अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको सेल्फ मेड नोट्स पढ़ने हैं, क्योंकि आपके जो नोट्स होते हैं वो पढ़ने आसान होते हैं और अपने खुद के नोट्स समझ में आते हैं, क्योंकि आपने जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया होगा अपने नोट्स में। ठीक है, जैसे आपने अगर अपने नोट्स में संप्रत्यय शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, सेल्फ मेड नोट में, तो आपके क्लास को पढ़ाते समय आपके टीचर ने आपको जरूर बताया होगा कि संप्रत्यय का अर्थ क्या होता है, समझाया होगा, तो आप तुरंत उस शब्द को समझ जाएं। लेकिन आप डायरेक्टली किताब से पढ़ेंगे तो आपको पता ही नहीं है संप्रत्यय क्या होता है, तो वहाँ पे आप पढ़ तो लेंगे लेकिन वही रटा रटाया ज्ञान होगा, वो समझ में नहीं आया रहेगा, तो एग्जाम में जाएंगे गलती कर देंगे। ठीक है, कह रहा है, नोट दिया हुआ है, डोंट रीड टू मच गाइड बुक। ठीक, देखिए दोस्त, आपको बहुत ज़्यादा गाइड बुक नहीं पढ़नी है। गाइड बुक से हमारा तात्पर्य है कि अरिहंत हो गया, लूसेंट हो गया, ये सब की आपकी सीटेट की गाइड बुक्स आती हैं मोटी मोटी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उन्हीं को लेकर बस पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आपको बस पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ने के साथ साथ बराबर प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक, और पढ़ना किससे, आपको अपने नोट से पढ़ना है, क्योंकि किताब से जब भी पढ़ेंगे, चाहे वो गाइड हो या कुछ भी हो, आपको शब्दों को समझने में समस्या होगी। ठीक, लेकिन आप अपने स्वयं के नोट्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसको समझने में आपको क्या होगा, आसानी होगा, क्योंकि आप एक एक शब्द से परिचित होंगे। ठीक, तो आपको भरपूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, और अपने जो सेल्फ मेड नोट्स हैं उनको आप दोहराएंगे बना के, और किसी भी गाइड या बुक पर बहुत ज़्यादा अपना वो झुकाव नहीं डालेंगे, उसको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए, थिंग्स यू शुड अवॉइड, मतलब ऐसी चीज़ें जिन्हें आपको क्या करना है, अवॉइड करना है, जिनसे आपको दूर रहना है। मेमोराइजिंग द आंसर्स, देखिए बहुत से लर्नर हैं जो कि क्या करते हैं, कोई अपना प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे जिसमें 1500 2000 क्वेश्चन दिया होता है, और उस सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से रट डालते हैं, 1500 क्वेश्चंस रट लिए तो सोचते हैं कि हमारा काम हो गया। देखिए, हो सकता है कि आपका काम हो जाए, ठीक है, लेकिन आप एक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप 90 टू 100, ठीक, इतने में रह जाएंगे, लेकिन अगर आपको 120 प्लस जाना है तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझनी होंगी। ठीक है, तो ये नहीं चलेगा कि बस प्रीवियस ईयर लेके सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हमको कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर ही नहीं है, बस ले लिए एक किताब, उसमें 600 प्रश्न है, हम 600 प्रश्न बस तैयार कर डाल रहे हैं, तो आपको ये नहीं करना है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। रोट लर्निंग से हमारा ये अभिप्राय है कि आपको कोई भी चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कोई थियरी है, कोई बात है, तो एकदम उसको रट नहीं लेना है। जैसे आपकी अगर पावलो की थियरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उनमें उसमें उद्दीपक वर्ड आ रहा है, तो आपको उद्दीपक का अर्थ समझना है। ठीक है, ये नहीं कि उद्दीपक को देख के कुत्ते ने अनुक्रिया किया, उद्दीपक को देख के कुत्ते ने अनुक्रिया किया। वास्तव में उद्दीपक होता क्या है, उद्दीपक
का अर्थ क्या है। आप जब ये समझ के थियरी को समझेंगे तो आपकी थियरी आसान हो जाएगी, आप एग्जाम में प्रश्न को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक, तो आपको किसी चीज़ को हूबहू रट नहीं डालना है। क्वेश्चंस को, कई सारे क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि 5,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका हो जाएगा, ये नहीं करना है। ठीक है, और आपका देखिए यहाँ तीसरा क्या दिया हुआ है, केप्ट ऑन इम्प्रूविंग ओनली वन सब्जेक्ट। देखिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत से लर्नर क्या करते हैं कि उनकी इंग्लिश वीक है, ठीक है, तो दिन भर इंग्लिश लेके बैठेंगे। अरे भाई, इंग्लिश से आपका बस 30 प्रश्न आना है, ठीक है, और बाकी आपके 120 अन्य सब्जेक्टों से आने हैं। तो किसी एक सब्जेक्ट को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो जाना है। ठीक है, कि मेरी मैथ वीक है तो मैं दिन भर मैथ पढूं, मेरी इंग्लिश वीक है तो मैं दिन भर इंग्लिश पढूं, ऐसा नहीं। सबको आपको बराबर इंपॉर्टेंस देना है, सबको साथ में लेके चलना है, क्योंकि सबसे आपके 30 क्वेश्चन ही आएंगे और आपको सबको एक साथ लेके चलना है। ठीक है, और आपको जो समझने में बहुत कठिन टॉपिक हो, आपके पास समय कम है, तो उस टॉपिक को छोड़कर आप जो टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं उस पर फोकस रखेंगे। ठीक है, तो एक ही सब्जेक्ट को लेके सीरियस नहीं होना है, बैठ नहीं जाना है, बस एक ही सब्जेक्ट को इम्प्रूव नहीं करना है। ठीक है, देखिए थिंग्स यू शुड डू टू इम्प्रूव योर प्रिपरेशन। आपको क्या चीज़ें ऐसे करनी चाहिए जिससे आप करके अपने प्रिपरेशन को इन्हेंस कर सके, इम्प्रूव कर सके। ठीक है, उसको गति प्रदान कर सके, अपनी जो तैयारी है उसको क्या करके आप गति प्रदान कर सकते हैं। देखिए पहला है, गिव द सेम इंपॉर्टेंस टू ऑल 5 सब्जेक्ट। बिल्कुल देखिए, वो जो ऊपर लिखा हुआ था कि इंपॉर्टेंस नहीं देना है, उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप क्या करेंगे, आपके जो पांचों सब्जेक्ट हैं, सीडीपी है आपका, बाल विकास है, गणित है, पर्यावरण है, भाषा प्रथम है, भाषा द्वितीय है, आप पांचों को क्या करेंगे, एक समान इंपॉर्टेंस देंगे, सबको एक समान तवज्जो देंगे। ठीक है, सबका एक समान सम्मान करेंगे, सबको एक समान दृष्टि से देख करके पढ़ेंगे। ठीक, किसी एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाएंगे, नहीं तो इससे ऐसे में क्या होता है कि हमारे बाकी के सब्जेक्ट कमज़ोर हो जाते हैं और बस एक ही दो सब्जेक्ट आपके क्या रहेंगे, मजबूत रहेंगे। ठीक, प्रैक्टिस विद ओएमआर। देखिए फ्रेंड, इस बार से जो आपका सीटेट है वो ऑफलाइन मोड पे हो गया है। इसके पहले तो ऑनलाइन था, लेकिन इन्होंने फिर से ऑफलाइन कर दिया है। तो आपको जो प्रैक्टिस करना है, ठीक है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, आपका अगर आप कोई प्रैक्टिस सेट लाए हुए हैं तो उसको किसके साथ सॉल्व करना है, ओएमआर शीट के साथ सॉल्व करना है। ओएमआर शीट क्या होती है, जैसे आपको सेम एग्जाम में गोला भरने वाला जो पेपर होता है उसी को हम ओएमआर शीट कहते हैं। ठीक है, ये आपका अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सबों पे आसानी से 150-200 रुपये में उपलब्ध हो जाएगा। आप उसको मंगा लेंगे, जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ओएमआर पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नहीं तो एग्जाम में क्या होता है कि पहली बार हम ओएमआर से हमारा मुलाकात होता है तो हम उस पर क्या कर देते हैं, गलती कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम घर पे भरपूर प्रैक्टिस करके जाएंगे तो हमारी गलती नहीं होगी। ओएमआर आपको ले लेना है और भरपूर प्रैक्टिस करना है। ठीक, देखिए अंडरस्टैंड द टॉपिक्स टू योर बेस्ट। देखिए जो भी आपके टॉपिक हैं, ठीक है, पांचों विषयों में, पांचों सेक्शन में जो भी आपके टॉपिक हैं, उनको कैसे जितना अच्छे से आप समझ सकते हैं उनको उतने अच्छे से समझना है। ठीक है, क्योंकि देखिए सीटेट क्या है, हर बार सीटेट प्रश्न वहीं से लाता है। ठीक है, उसका जो सिलेबस है वो एकदम घिरा हुआ है, उसका एक दायरा है। ठीक है, लेकिन वो उतने ही सिलेबस से हर बार ऐसे प्रश्न बनाता है कि बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, और वो क्यों फंसते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा क्या करके जाते हैं, क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन टॉपिक्स को अच्छे से नहीं समझे होते। तो आपको प्रैक्टिस के साथ साथ टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझ के जाना है। ठीक है, कि आपके अंदर जो भी आप पढ़े हैं, ठीक है, आप अच्छे से समझे रहेंगे। आप देखेंगे कि सीडीपी का ज्ञान, पियाजे की थ्योरी आपको ईवीएस का क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। ठीक है, जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप उस समय समझ पाएंगे कि पियाजे की थ्योरी के आधार पर आप ईवीएस के पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है, तो आपको टॉपिक्स को क्या करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और जो भी आपके प्रैक्टिस सेट्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लेंगे, ठीक है, उसको आप किस पे सॉल्व करेंगे, ओएमआर शीट पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस उसी पे अपने किताब पे ही आगे ट्रिक लगा देना है, गोला बना देना है, नहीं, आपको प्रॉपर ओएमआर शीट लेना और उसको भर भर के प्रैक्टिस करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा समाप्त हो गया, हमारी जो स्ट्रेटजी थी उसको हमने डिस्कस कर लिया है। इतना अगर आप फॉलो कर लेते हैं 2 महीने लगातार, ठीक है, तो आपका देखिए 120 प्लस, ठीक, ये आपका कोई नहीं रोक पाएगा, इतना आप लाएंगे ही लाएंगे। ठीक है, अगर आप इनफ प्रैक्टिस कर लिए ओएमआर पे, आप खुद का नोट्स बना के पढ़ेंगे, ठीक है, जो चैनल पे नोट्स उपलब्ध करवाऊंगा मैं, आप उन मेरे नोट्सों को पढ़ेंगे,
आप मेरी क्लासेस अटेंड करेंगे, ठीक है, तो आपका 120 प्लस आना कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, ठीक है, क्योंकि बिना स्ट्रेटजी के दोस्त कोई भी काम हो, ठीक है, कोई भी काम हो बिना रणनीति के अच्छे से अंजाम हम उसे नहीं दे पाते हैं, ठीक है। बस मेहनत करना ही सब कुछ नहीं होता है कि आप दिन में 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपने तो जीत लिया, ठीक है। आप 12 घंटे में क्या पढ़ रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक। और मेहनत करना ही बस हमारे सफलता का कुंजी नहीं होता है, ठीक है। आप दीमक को देखिए, वो दिन भर मेहनत करता है, ठीक है, लकड़ी में लगता है, लकड़ी को चालता है, ठीक। उसको लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन वो विनाश कर रहा होता है, ठीक है। वो अपने ही घर को जहाँ रहता है उसी को चाल रहा होता है, ठीक है। तो दीमक की तरह नहीं बनना है कि दिन भर मेहनत करना है और उससे खुद का ही नुकसान करवाना है। आपको चीज़ों को समझना है, ठीक। तो समझना है, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। और कुछ किताबों के संबंध में बात है कि आप कौन सी किताब, कौन सा प्रैक्टिस सेट लेंगे, ठीक है, OMR कहाँ से लेंगे, इन सब के लिए मैं 1-2 दिन में आपके लिए अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तब तक आप इस स्ट्रेटजी को 1-2 बार देखिए, समझिए अच्छे से, ठीक। कल फिर हम मिलेंगे एक टॉपिक के साथ, ठीक है, वहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपको तब तक क्या करना है, इस स्ट्रेटजी को समझना है। अगर कोई बात कहीं ना समझ आई हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आप ये मेरी वेबसाइट है walaseated@gmail.com, इस पर भी मेल करके पूछ सकते हैं। और जो आपका ये PDF है, जो आपके इस स्ट्रेटजी का PDF है, आपको सीटेट मंत्रा टेलीग्राम लिंक पर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ कि जो मेरी स्ट्रेटजी है ये आपके लिए क्या होगी, सफल साबित होगी, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स सो मच। कल मिलेंगे एक अगली क्लास के साथ।